अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहरुल अलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान लिबनान और इजराइल को लेकर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया है, सीज फायर का ऐलान किया है लिबनान और इजराइल के दरमियान, और कहा कि 10 रोज़ा जंगबंदी पर दोनों मुत्तफिक हुए हैं। ये बड़ी और अहम खबर और बड़ा ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जहां पर उन्होंने दावा किया कि लिबनान और इजराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का उन्होंने ऐलान किया है कि 10 रोज़ा जंगबंदी के लिए दोनों ममालिक जो है वो मुत्तफिक हुए, राज़ी हुए। और जो लगातार हम हमले देख रहे थे, खासकर लिबनान के, इजराइल के लिबनान पर, और उस हवाले से बड़ा ऐलान हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इजराइल और लिबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का ये ऐलान हुआ है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि लिबनान और इजराइल के मुज़ाकरात जो वाशिंगटन में चल रहे थे, और इस दौरान 10 रोज़ा जंगबंदी पर दोनों जो ममालिक हैं उन्होंने इत्तेफाक किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और लिबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। ये वो सोशल मीडिया पोस्ट है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से इस जंगबंदी का ऐलान हुआ है। 10 रोज़ा ये जंगबंदी है, सीज फायर है लिबनान और इजराइल के दरमियान, और ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि ये जंगबंदी अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से नाफिज होगी, जिसे उन्होंने दोनों फरीकैन के दरमियान अमन अमल की पहली सीढ़ी करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये पेशरफ्त लिबनानी सदर जोसेफ आयन और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहतरीन बातचीत के बाद मुमकिन हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने जो लिबनान के सदर है उनसे भी बात की, इजराइल के सदर बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ भी बात की, और दोनों के साथ बातचीत के बाद ये जंगबंदी मुमकिन हो पाई है। 10 रोज़ा जंगबंदी है। ताहम अगरचे अब तक इजराइल या हिजबुल्लाह की जानिब से इस जंगबंदी की तस्दीक सामने नहीं आई, जिसके बाइस सूरत हाल गैर यकीनी है। ताहम सियासी मुबसरीन के मुताबिक ऐलान इस बात का इशारा है कि पस पर्दा सफारती कोशिशों में तेज़ी आई है और फरीकैन के दरमियान कशीदगी कम करने की संजीदा कोशिशें जारी है। जो तबाही या जो हमले हम देख रहे थे लिबनान और इजराइल के दरमियान, लगातार इजराइल अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा था, लिबनान पर लगातार हमले कर रहा था, जिसके नतीजे में लिबनान में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। जो आम शहरी थे वो निशाना बनाए गए, वहाँ के जो ढांचे या तनसीबात थे उन्हें लगातार लिबनान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, जिस वजह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा, साथ ही साथ जानी नुकसान पहुँचा। हर गुजरते दिन हम देख रहे थे कि हमले हो रहे थे जिससे इंसानी जानें ज़ाया होती थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इसमें मुदाखलत की, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मुदाखलत की, और वाशिंगटन में ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, चल रहा था। बैकडोर चैनल्स बातचीत हो रही थी, और अब ये बैकडोर चैनल्स की बातचीत कामयाब साबित हुई है, क्योंकि दोनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दोनों जो सुदूर है लिबनान के और इजराइल के, वो इस पर मुत्तफिक हुए हैं। 10 रोज़ा जंगबंदी का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया गया है, सीज फायर का ऐलान हुआ है, और ये बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है अमन के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, कि 10 रोज़ा जंगबंदी पर दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है, जिसकी वजह से अब उम्मीद की जा रही है कि लिबनान में ख़ास तौर पर जो अमन है वो दोबारा लौट आएगा, मामूल की जो सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा वहाँ शुरू होंगी। और ये बड़ी पेशरफ्त के लिबनान, हमने पहले देखा कि अमेरिका ईरान के दरमियान 2 हफ्ता जंगबंदी, और अब लिबनान इजराइल ने भी 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। ताहम लिबनान या इजराइल की तरफ से इसकी अभी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंगबंदी पर दोनों मुत्तफिक हुए हैं।
یہ تو تھی ایک بات کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان کیا کچھ ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات دوسرے معاملے بھی کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا معاملہ بھی بڑا ہے اور معاملہ امریکہ اور ایران کا ہے. کیونکہ پہلے دور کی بات چیت ناکام ثابت ہوئی، لیکن دوسرے دور کی بات چیت کے حوالے سے بڑے پیمانے پر کوششیں ہو رہی ہے. امریکہ ایران مذاکرات بحال کرانے کی کوشش ہے، اور پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر اب واشنگٹن کا دورہ کر سکتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس وفد میں شامل ہے، اور پاکستان نے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. امریکی قیادت سے ملاقات کریں گے، اور جبکہ آنے والے 2 یا 3 دنوں میں پاکستان کے اسلام آباد میں پھر سے جو بات چیت ہے، مذاکرات ہے، وہ متوقع ہے. پاکستان پھر سے ثالثی کا کردار ادا کرے گا. تو اس درمیان یہ بڑی خبر اور بڑی پیش رفت کہ جو عاصم منیر ہے وہ امریکہ کا بھی دورہ کریں گے، واشنگٹن کا دورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تہران کا دورہ انہوں نے کیا، وہاں کی لیڈرشپ سے ملاقات اور بات چیت کی. اب وہ واشنگٹن کا بھی دورہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر ایران کے دورے کے بعد جلد واشنگٹن کا اہم دورہ کرنے والے ہیں، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان رکے ہوئے مذاکرات کو بحال کرنے کی کوششوں پر بات چیت متوقع ہے. اس وقت جنرل عاصم منیر تہران میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جہاں وہ ایرانی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کر کے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت بحال کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی، جس کے بعد سفارتی کوششوں میں تیزی لائی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے بحال رکھنے میں سرگرم ہے، جبکہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے پیغامات کی ترسیل اور دوسرے مذاکراتی دور کی راہ ہموار کر رہے ہیں. متوقع دورہ واشنگٹن کو انہی سفارتی کوششوں کا تسلسل برقرار دیا جا رہا ہے جہاں جنگ بندی سے متعلق امور اور دونوں ممالک کے درمیان اہم اختلافات پر بات چیت کی جائے گی. عالمی سطح پر پاکستان کے ثالثی کردار کو اہمیت دی جا رہی ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور کسی بڑے تنازع سے بچنے کے لیے سفارتی کوشش جاری ہے. ایسے میں یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے، جہاں عاصم منیر ایران کے بعد اب واشنگٹن کا دورہ کریں گے، اور کس طرح سے دونوں وفود کو ایک بار پھر مذاکرات کے ٹیبل پر لایا جائے، اس حوالے سے یہ تیاریاں کی جا رہی ہے. اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 2 یا 3 دن میں پاکستان میں پھر سے مذاکرات ہوں گے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور اس میں یہ قوی امکان ہے کہ دونوں ممالک کسی نتیجے پر پہنچیں گے، کسی ایگریمنٹ پر پہنچیں گے. جو جنگ بندی 2 ہفتے کی جنگ بندی اس میں توسیع کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ جو مطالبے رکھے گئے ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی، تاکہ مشرقی وسطی میں امن کی بحالی کو یقینی بنایا جائے. کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک اب مزید جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ تباہی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. تو ایسے میں اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوسرے دور کی بات چیت میں امریکہ اور ایران کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایک بڑا بیان آیا ہے. ایران امریکہ جنگ بندی کی جہاں پر کوششیں ہو رہی ہے، تو دوسری طرف سے جے ڈی وینس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ گرینڈ بارگن پر غور کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ بہترین معاہدہ ممکن ہے، تاہم جوہری پروگرام اختلافات میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. لیکن اگر ایران اس کے لیے تیار ہوتا ہے تو جلد ہی نہ صرف جنگ بندی میں توسیع ہوگی، بلکہ جو مذاکرات ہیں وہ بحال ہوں گے، اور اس حوالے سے بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہے، جبکہ ایک وسیع معاہدے یعنی گرینڈ بارگن پر غور کیا جا رہا ہے. یہ دعویٰ یا بیان امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی طرف سے آیا ہے، جو پہلے دور میں امریکی وفد کی قیادت کر رہی تھی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی مذاکرات کار ایک اور دور کے لیے پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس بار توجہ محدود جنگ بندی کے بجائے ایک جامع معاہدے پر ہے، جس میں جوہری پابندیوں اور علاقائی سیکیورٹی جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے. تاہم مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ایران کے جوہری پروگرام پر اختلافات ہیں. امریکہ 20 سالہ پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ تہران صرف
3 سے 5 سال کی مدت پر آمادہ ہے، جس کے باعث پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ دوسری جانب ایران پر معاشی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ملک کی تقریباً 90% معیشت سمندری تجارت پر منحصر ہے، جو حالیہ دنوں میں شدید متاثر ہوئی ہے، جس سے ایران کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہے۔ انسانی سطح پر بھی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے، جہاں ایرانی حکام کے مطابق اس سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں بھی اس صورتحال کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، اور جے ڈی وینس نے یہ تصدیق کی ہے کہ امریکہ دوسرے دور کی بات چیت کے لیے پاکستان جانے کے لیے تیار ہے۔ How the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. He doesn't want a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state-sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. And that's the trade that he's offering. He's saying, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive. We're going to make it economically. ایران کے ساتھ ایک بڑی ڈیل چاہتے ہیں۔ یہ تو بات تھی مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے اور امریکہ ایران کے حوالے سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بات ملک کی صورتحال کے حوالے سے کرتے ہیں، اور ملک کی سلامتی صورتحال کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے، کیونکہ ایل او سی پر دراندازی کا ایک نیا خطرہ ہے۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ 800 ملیٹنٹ دراندازی کے لیے تیار ہے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ 800 ملیٹنٹ دراندازی کے لیے تیار ہے۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے، جس کے وجہ سے بھارتی افواج نے بھی سرحدی نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ذرائع کے مطابق پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کئی لانچ پیڈز کے دوبارہ فعال ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہے، جہاں سے تقریباً 800 ملیٹنٹ دراندازی کی تیاری کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق یہ سرگرمیاں پاک فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی مبینہ سرپرستی میں جاری ہے، جو خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے لیے باعث تشویش قرار دی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اب نئی حکمت عملی کے تحت چھوٹے گروپوں میں مختلف مقامات سے بیک وقت دراندازی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، تاکہ سیکیورٹی فورس پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور انہیں چیلنج کیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق موجودہ بین الاقوامی اور قومی حالات کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں نے ماضی میں دراندازی کی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا ہے، اور اب سرحدی علاقوں میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ فورس نے کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا ہے۔ گلستان نیوز نمائندہ جمشید ملک کی یہ خاص رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ملٹنٹوں کے کئی ٹریننگ کیمپ بنائے گئے ہیں، جن میں 800 کے قریب ملٹنٹوں کو ٹریننگ دی گئی ہے اور ان کو دراندازی کی کوششوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سیکورٹی ایجنسی کی مانے تو پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے اندر لانچنگ پیڈ تیار کیے گئے ہیں، جہاں 800 کے قریب ملٹنٹوں کو ٹریننگ دی گئی ہے اور ان کو دراندازی کے لیے تیار کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز اور IS کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، جس کے بعد کئی جگہ سے ان کو دراندازی کی کوششوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ موجودہ حالات کے مطابق جہاں بین الاقوامی سطح پر حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بھی ملٹنٹوں کی طرف سے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، مگر جس طرح کا الرٹ جاری کیا گیا اس کے بعد فورسز کی طرف سے بہت سارے علاقوں میں مزید الرٹ کر دیا گیا اور لائن آف کنٹرول کو اور چوکس کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ذرائع کے معنی کہ 800 کے قریب ملٹنٹ ایسے ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے گروپ میں بھارت کے اندر بھیجنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر سیکورٹی فورسز کی طرف سے لے کر زمین سے لے کر آسمان کی طرف سے نگرانی کے چلتے وہ کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں
नहीं हो रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी को और मजीद कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई साजिश कामयाब ना हो। मगर फोर्सेस की माने तो, सिक्योरिटी एजेंसियों की माने तो बताया जा रहा है कि कई तरबियती कैंप जो पाकिस्तान के अंदर कायम किए गए हैं, छोटे बड़े कैंप हैं जिनको ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज और वहाँ की ISI दे रही है और इनको सरहद अबूर करने की साजिशें भी की जा रही हैं। मगर सिक्योरिटी एजेंसियों की माने तो उनकी तरफ से पूरी तरह अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी साजिश को कामयाब ना होने दिया जाए। राहुल सुदन के साथ जमशेद मरी, गुलिस्तान न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान आज लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया, जो एक अहम आईनी इकदाम करार दिया जा रहा है। इस बिल के तहत कानून साज इदारों में ख़वातीन के लिए 1 तिहाई रिजर्वेशन की तजवीज़ रखी गई है। मरकज़ी वज़ीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने आइन की 171वें तरमीमी बिल 2026 पेश करते हुए इस पर बहस का आगाज़ किया। इसके साथ ही डिलिमिटेशन बिल 2026 भी ऐवान में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूनियन टेरिटरीज लाज तरमीमी बिल 2026 भी मुतारिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर जारी बहस के दौरान अहम खिताब करते हुए इस मामले को तारीखी मौका करार दिया और तमाम जमातों से अपील की कि वो इसे सियासी रंग देने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ये लम्हा निहायत मुबारक है क्योंकि मुल्क की निसफ आबादी को फैसला साजी के अमल में शामिल करने का मौका मिल रहा है। उनके मुताबिक एक तरक्की याफ्ता भारत का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या माशी तरक्की नहीं बल्कि ख़वातीन की पॉलिसी साजी में भरपूर शिरकत भी है। विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। तो श्रीनगर के लाल चौक में बीजेपी के ख़वातीन विंग ने वुमेन रिजर्वेशन बिल की हिमायत में एक रैली निकाली। ये रैली सुमेरा मीर की क़यादत में निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और बिल के हक़ में नारे बुलंद किए। शरका का कहना था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ख़वातीन को पार्लियामेंट और असम्बली में मुनासिब नुमाइंदगी फराहम करेगी और इन्हें मुल्क की सियासत में फ़ाल किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। ख़वातीन ने इस मौका पर हुकूमत से मुतालबा किया कि बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए ताकि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा सके और वह तरक्की के अमल में बराबर की शरीक बन सके। हम यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही है, यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है। हमारी बहनें बहुत खुश है। इस 35% रिजर्वेशन जो पास हुआ है अभी हाल ही में, जो पार्लियामेंट सेशन में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पर जो उन्होंने ये नारी शक्ति वंदन का जो ये एक विजन रखा है, एक विजन लेके चले हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में प्रोग्राम कातबात में कहा कि जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे को बेहतर बनाने के साथ साथ कश्मीरी नौजवानों के जहन और दिल से खौफ की फ़िज़ा कायम है, जिसे दूर करना लाजमी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान को यकीनी बनाने में तभी मदद मिलेगी जब कश्मीरी क़यादत, खासकर नौजवान कश्मीरी से बात करके दिल जीते जाए। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि फ़ौजी कुव्वत और नकलो हमल किसी भी मसले का हल नहीं है और खित्ते की सलामती और सियासी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए मामला को 2 ज़ावियों से भी देखना होगा। डाक बंगलो बारामूला में मुनक़दा कातबात नामी प्रोग्राम के आज की नशस्त में मुकामी नौजवानों, ख़वातीन, बिलखुसूस सिविल सोसाइटी और समाज के मुख्तलिफ तबके के लोगों ने शिरकत करके मौजूदा सियासी, सलामती और इक़्तिसादी सूरत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। देखिए, बेसिकली जो कतबात है इसको हमने इसीलिए इसका हम इनेकाद कर रहे हैं ताकि जो गुठन है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में, बिलखुसूस वादे कश्मीर में बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी बात नहीं कर सकते। अगर ये कुछ बात करते हैं तो शाम को थाने पे पहुँचाया जाता है। हमारे नौजवानों की पकड़ दकड़ चालू है, लोगों में एक गुठन सी है। तो हम चाहते थे मैं बड़ा मुतमईन हूँ और बड़ा खुश हूँ। और जिस तरह का ये प्रोग्राम आपको पता है नॉन पॉलिटिकल था और नॉन पीडीपी, इसमें पीडीपी वाले अलाउड नहीं थे। सो जो अंदर लोग थे वो सारे के सारे बड़े मोअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे। सोसाइटी के ज़िला भर से लोग आए थे, सिविल सोसाइटीज़ आई थी, ट्रेड यूनियंस आई थी, बिजनेस कम्युनिटी से जो लोग आए हैं, हार्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, टूरिज़म से। शायद ही कोई शोबा था बगैर सियासत के अलावा जितने भी शोबा जाते हैं इंसानी ज़िंदगी में, तो वो सारे के सारे लोग उसके और बड़े अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर रोजगार पर बात हुई, यहाँ पर रिजर्वेशन पर बात हुई, यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन पर बात हुई, यहाँ पकड़ दकड़ पर बात हुई, यहाँ अखबारात की जो बंदिशें हैं उन पर बात हुई। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा जिस पर बात नहीं हुई। तो
CAG رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ویسٹ مینجمنٹ کے شعبے میں سنگین بے ضابطگیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عمران ڈار نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق 175.33 کروڑ روپے میں سے صرف 74 کروڑ روپے خرچ کیے گئے جو حکومتی کارکردگی پر سوال نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 31 میں سے 39% کچرے کی پروسیسنگ ہو رہی ہے، جبکہ 18 لاکھ میٹرک ٹن کچرا بغیر پروسیسنگ کے پڑا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی ترجمان نے اس بات پر بھی تنقید کی کہ 103 کروڑ روپے کے یوزر چارجز اب تک وصول نہیں کیے گئے، جو انتظامی نااہلی کی واضح مثال ہے۔ یہ بہت ہی کنسرننگ ایک رپورٹ آئی ہے کیگ کی طرف سے، جس میں 2017 اور 2022 کے بیچ میں جو پیسہ آیا تھا، بالخصوص جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ٹریٹ کرنے کے لیے، جو ویسٹ جموں کشمیر میں نکلتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو پیسہ آیا تھا، اس میں شاکنگلی تقریباً 70% پیسہ انسپینڈ رہا ہے، جو بہت پرابلمیٹک ہے، اور جس کی وجہ سے آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو آج اگر آپ جائیں گے، بالخصوص اگر سری نگر شہر کی ہم بات کرتے ہیں، جو اچھن ڈمپنگ سائٹ ہے، اگر آپ سکمز کی طرف جائیں گے اور وہاں سے اگر اس ایریا میں چلتے ہیں تو اتنی گندی فاؤل اسمیل آتی ہے، انسان وہاں حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ جو بارہمولہ چیمبر آف کامرس کے صدر فیض بخشی نے بھی CAG رپورٹ پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے جواب طلب کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق 175 کروڑ روپے میں صرف 74 کروڑ روپے ہی استعمال کیے گئے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دیکھیے، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2016 ہے، جس کے تحت یہ سوچھ بھارت سکیمز ہیں اور کافی کچھ سکیمز ہیں، اور یہ اسٹیٹس کو دیا گیا تھا، سینٹرل گورنمنٹ پارلیمنٹری ایکٹ بنا تھا کہ اس کے انڈر آپ جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس پر کوئی خاطر کا کام نہیں ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 17 لاکھ میٹرک ٹنز لیگیسی ویسٹ اچھن میں ہے، اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کافی سالوں سے، میرے خیال میں دہائیوں سے آپ دیکھ لیجیے وہ وہیں جمع ہوتا رہا ہے، اور اس کو کوئی آلٹرنیٹ انہوں نے آج تک متبادل نہیں کرا۔ حال ان کے پاس جگہ ہیں، لیکن کافی سال ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ویٹ لینڈس میں، واٹر باڈیز میں اور ایسی جگہوں پر یہ اس کو ڈسپوزل کرتے تھے۔ پھر ہم نے اس کے خلاف اب تک پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر کے موسم میں آج بعد سپہر تبدیلی دیکھنے کو ملی، جس دوران کشمیر وادی کے مختلف علاقوں میں اچانک چلنے والی تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی، جس سے سری نگر اور پامپور میں کئی رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق سری نگر کے ناگبل دارا علاقے میں تیز آندھی کے باعث متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئی، جبکہ پامپور میں بھی درجنوں مکانات متاثر ہوئے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے 19 اپریل تک وادی کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے ایڈوائزری جاری کی ہے اور لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مزید خراب رہنے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 19 اپریل تک وادی کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران احتیاط برتیں اور بجلی کے کھمبوں، پرانے درخت اور کمزور ڈھانچوں سے دور رہے، کیونکہ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث نقصان کا خدشہ ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر ڈل جھیل سمیت دیگر آبی ذخائر میں کشتی اور شکارہ سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ادھر جنوبی کشمیر کے لاسی پورہ پلوامہ میں تیز آندھی سے کولڈ سٹور کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے اس افسوسناک حادثے میں ایک مزدور جاں بحق جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ڈریم کولڈ سٹور لاسی پورہ میں کام کے دوران 5 مزدور اچانک بلندی سے گر گئی، جس کے نتیجے میں انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے رحمہ رفیع آباد کے رہائشی سجاد احمد میر کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ زخمیوں میں امرتسر کے 25 سالہ جگپریت سنگھ، بڑگام کے اعجاز احمد کمار اور ہلال احمد رتھر اور بارہمولہ کے 22 سالہ نصیر احمد میر شامل ہے۔ ادھر حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ آو تھوڑا یم سڑ نرمے تھوڑا ٹرس آو یہ ات سورے ورست ات گئی تھوڑا گرائے معمولی واو گلن آئے
तो नरमे यह ट्रस तो आव सोरे वसित तम कोर पे खिच सरसी पानस कुन तो आव सोरे वसित मजूर तकरीबन 9 तो अक्स दपान डेथ तो बाकी जख्मी ये साइड थोड़ा आई वाव गिरान नम ट्रस कर खड़ा सह थोड़ा लूज पहन तो तम कोर खिच तो आव वसित आज ओडी हंद आज पुलवामा हॉस्पिटल ठीक थोड़ा सा क्रिटिकल पहन तो IGC लासीपोरा की अगर बात करें तो सबसे जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे आज एक दिलदोज वाकया पेश आया, जहां पे एक कोल्ड स्टोर में काम चल रहा था, जहां पे वो ट्रस गिरने की वजह से 5 मजदूर है जो थे वो नीचे आ गए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि एक मजदूर की जान चली गई, लेकिन 4 मजदूर जो है वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरीके से ये ट्रस है, इसमें काम चल रहा था पिछले 3 महीने से। जो ट्रस अभी तैयार हो गया था, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल विजुअल्स में किस तरीके से वो नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, और मजदूर जब काम कर रहे थे तो ये ट्रस यहाँ पे गिरा, और आप देख रहे होंगे कि ये दिलदोज मंजर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा था, और वो मजदूर यहाँ पे नीचे आ गए थे, जिसमें एक मजदूर की जान बताया जा रहा है कि वो चली गई है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुंची, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है FSL टीम भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है, जो इस चीज़ का मायना कर रही है कि किस चीज़ से ये जो ट्रस है ये गिरा है। जनूबी कश्मीर पुलवामा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 रोज़ा मुहिम के सिलसिले में एक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर बशारत क़य्यूम ने की। ये वर्कशॉप ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के इश्तराक से मुनक़्क़द किया, जिसका मकसद मीडिया नुमाइंदगान को मुहिम में उनके किरदार और ज़िम्मेदारी से आगाह करना था। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहिम को मिशन मोड में कामयाब बनाने के लिए मीडिया के साथ करीबी ताउन नहायत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ज़िला एक्शन प्लान के तहत आगाही, इलाज, बहाली और रोकथाम पर मबनी हिकमत अमली अपनाई गई है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो अवाम में शऊर पैदा करने, मस्बत मबासे को फ़रोग देने और कम्यूनिटी की शमूलियत बढ़ाने में अपना फ़ाल किरदार अदा करे। वर्कशॉप में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और मुहिम को कामयाब बनाने के अज़म का इजहार किया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हैं, जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की, और इसका सिलसिला लगातार जारी है। और जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में आज एक मीटिंग मीडिया पर्सन से हुई, जो यहाँ प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से जो जुड़े अफराद हैं, उनसे मीटिंग हुई। और इसमें यह भी कहा गया कि एक साथ हमें चलना होगा, और इत्फाक किया गया इस बात पे। श्रीनगर के नेहरू पार्क घाट नंबर 15 पर मंशियात के खिलाफ बेदारी के लिए शिकारा रैली का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम 3 माह ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत ने नशा मुक्त भारत अभियान के इश्तराक से मुनक़्क़द किया। रैली के दौरान शुरका ने शिकारों के जरिए जेल में पैगाम फैलाए और आवाम को मंशियात के नुकसान से आगाह किया। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना और एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देना है। नशा मुक्त भारत कैंपेन है, या नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर की जो कैंपेन है, जो मुहिम है, जो हमारा सपना है, उसको साकार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एज इंडिविजुअल्स और कलेक्टिवली भी अपना रोल हम निभाएं। आज की जो ये शिकारा रैली है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ये ऑर्गेनाइज की गई। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हम अपने यूथ को सेंसिटाइज करें कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन। शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा में भी आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मंशियात के खिलाफ एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें रुकन असम्बली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज, DC कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब, SP कुपवाड़ा ताहिर गिलानी समेत सिविल सोसाइटी, पुलिस, फौज, ताज और तंजीमों और तलबा ने शिरकत की। रैली का मकसद ज़िला को मंशियात से पाक बनाना और अवाम में बेदारी पैदा करना था। इस दौरान मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद को सख्त पैगाम दिया गया कि अगर वो बाज ना आए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MLA कुपवाड़ा ने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए मुत्तहिद हो जाए। हमेशा यही रोल रहा कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन और रात एक होके ड्रग्स के खिलाफ काम किया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज इन्होंने ट्रेडर्स जो LG साहब के हिदायत पे जो है पूरे स्टेट में शुरुआत हुई एडमिनिस्ट्रेशन की वजाहत से आज यहाँ शुरू हुई, जिसमें सिविल सोसाइटी, पुलिस, CRPF, आर्मी और हमारे जो स्कूली तलबा, तो सारे जो है उन्होंने शिरकत की इसमें।
तो इसका मुद्दा और मकसद ये है कि पहले हम अपने आप से शुरू करें, अपने गाँव से शुरू करें, अपने महल्ले से। 100 डेज प्रोग्राम जो नशा मुक्त भारत कैंपेन में ऑनरेबल एलजी साहब ने लॉन्च किया था, उसी की कड़ी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी बढ़ चढ़ के प्रोग्राम्स हो रहे, और आज एक मेगा रैली कुपवाड़ा टाउन में ऑर्गेनाइज की गई और सारे स्कूली बच्चे, सिविल सोसाइटी के मेंबर, ऑनरेबल एमएलए साहब, आर्मी की। तो नाज़रीन हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसे साहब है। इनका ये साफ तौर मानना है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक जो है ये प्रोग्राम्स जो है वो जारी है, लोगों को जो है अवेयरनेस दी जा रही है कि ये जो है नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो बनाना है। और साथ में इन्होंने जो है उन लोगों से अपील की है जो लोग इसमें मुलवस है, जो इसका कारोबार करते हैं, उनको जो है तंबिया किया गया है कि वो जो है वो बाज आ जाए, वरना उनके जो है जितनी भी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको जो है सीज किया जाएगा। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जारी 100 रोज़ा इंसदाद मंशात मुहिम के तहत पुलिस स्टेशन कलम आबाद ने हायर सेकेंडरी स्कूल कलम आबाद के इश्तराक से एक बड़ी बेदारी रैली का इनेकाद किया जो स्कूल अहाते से आडोरा पुल तक निकाली गई। रैली में तलबा की बड़ी तादाद ने जोश खरोश के साथ शिरकत की और नशे को ना, ज़िंदगी को हाँ जैसे नारे बुलंद करते हुए मंशात के खिलाफ मजबूत पैगाम दिया। इस मौका पर SHO कलम आबाद, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मावर, उसातिज़ा, तलबा, महकमे माल के अफसरान और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। मुकर्रीन ने नौजवानों को मंशात के मुज़िर असरात से आगाह करते हुए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने पर जोर दिया। आज का जो प्रोग्राम था वो ड्रग अवेयरनेस जम्मू एंड कश्मीर नशा मुक्त अभियान था। ये प्रोग्राम जो था ये हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे अपने आप को बचाना है ड्रग से, क्योंकि आज के दौर की अगर हम बात करें यहाँ पे जो आजकल देखने को मिलता है बहुत ही लोग जो है वो ड्रग से मुलविस हैं, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है कि जो ये LG साहब की तरफ से हमें आदेश मिला है कि 100 डेज नशा मुक्त J&K आप कैंपेन चलाओ, तो उस सिलसिले में हमने हायर सेकेंडरी से लेकर और पुलिस के सपोर्ट से हमने ये रैली निकाली, इसलिए कि बच्चों को अवेयर करना है कि किस तरह से ये मुज़र सेहत है कि इनकी शुक्र गुजार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन अ स्कूल नशा मुफ्त अभियान गवर्नर मनोज सिन्हा वनस एहतमाम रात पे अत कत वस बड़ शुक्र गुजार एडमिनिस्ट्रेशन कि अत पे युत मामला वथान कि नशा मुफ्त अभियान चलान अम स शुमाली कश्मीर लंगेट के पोहरोपथ इलाके में आज उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब मकामी लोगों ने महकमे माल पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक दूसरे फरीक को रास्ता देने के लिए उनके दरख्त काट दिए। मकामी लोगों का कहना है कि दरख्त उनके बागात का हिस्सा थे और उनकी आमदनी का अहम ज़रिया थे, जबकि कार्रवाई से कबल उन्हें कोई पेशगी इतला नहीं दी गई। दूसरी जानिब महकमे माल के एक अफसर ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि महकमे ने सिर्फ बाग के रास्ते को बहाल किया है ताकि किसानों को ज़रूरी सरगर्मियों में सहूलत फराम हो सके। हुकाम का कहना है कि अगर दोनों फरीक ताउन करे तो मामला खुश उसलूबी से हल किया जा सकता है। मुकामी लोगों ने दावा किया कि ज़ाब्ता कार पर अमल नहीं किया गया और उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत करके इंसाफ और मुआवजा फराम करने का मुतालबा किया। नफरन अद एप्लिकेशन कर्म यह सरकार यह वत गवर्नमेंट वत सरकार यह गस चरई यह मैगनमाइज रोड कर मूजूब गवर्नमेंट क्योंकि अस कर पे सबमिट अत डॉक्यूमेंट्स रेवन्यू डॉक्यूमेंट्स ये गिरदावरी जमाबंदी नक्श कोर प्रोड्यूस डिपार्टमेंटस कि तत हो तमो कि तमो पाने यह घास चरई कि सरकार ना यपरी वत दर्ज यह मिलकियती रकबो मज वत वनस रवान दवा और तहसीलदार सबस उस टेबलस पे तहसीलदार सबन वो बह वस तौर तत नसन बह कर मोक तत बह कर अत टीम मुकर अम खतर कि युत अत निशानदी कर डिमार्केशन कर और अस ब्रोट कन वो तम दोपन है पटवर जोर बे नब तहसीलदार बे वस बह पान और चूंकि दोपन बह वस शोरे में तह बाज़ाब्त पे समन तो रोजू पे मौकस पे तत ना आया समन न कह चीज न कर तम डिमार्केशन सह हुश मुस पे हम जाए पे लोगन कटर उस और सत लोगन आर यह मिलकियत जमीन गवर्नमेंट हेका वस गस चरा किसी फ्री को उन्होंने नोटिस नहीं दी। अगर उन्हें यही कार्रवाई करनी थी सबसे पहले उन्हें डिमार्केशन करनी थी। डिमार्केशन से पता चलता कि यहाँ वाकई घास चराई है या और कोई रकबा है जो गैर कानूनी है, या वो जब यहाँ पे आते तो पहले नोटिस देनी थी उनको, नोटिस के बाद जो भी उनको इक़दाम करने थे वो कर दे। लेकिन वो ऐसे ही उनका आना मिल्कियत रकबे में से ये डैमेज करना, रोड डैमेज करना या पाइप लाइन उखाड़ना या ये दरख्तान
चाहे किसी दरख्त सफ़ेदा और ये माल के मेवे दरख्त उनकी कटाई करना, उनको डैमेज करना, ये एक गैर कानूनी है, ये लाकानूनियत है। और इस आपके वसातत से हम LG साहब को DC शुर बे जंग तुम हयू आर्डर तम बह सोरे की पाने बह पाने कर कोर्मुत लाक यह मे कानून जमीन मिलकियती जमीन तहसीलदार त खरीद बह आब चल लोग आब त बंद ट्रांस प्रोडक्ट मे लकट खाम बच यमो ठान फजम जन पे मकानस पे अमिक जिम्मेवार अमे तो मंग इंसाफ मंग इंसाफ बे पानी मिल्कियत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में मरकज़ बराए गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास वाइस चांसलर शकील अहमद की सरपरस्ती में हुआ, जबकि सदारत डॉक्टर GN इतू ने की। इस मौके पर कमेटी के दीगर मुअज़्ज़िन अरकान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान मरकज़ के मुस्तक़बिल की हिकमत अमली, तहक़ीक़ की सरगर्मियों, पॉलिसी मुतालात और गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक़ इक़दामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने गुड गवर्नेंस वेबसाइट का बाज़ाब्ता इजरा किया, जबकि मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मफ़ाहमती यादाश्तों यानी MUs पर भी दस्तखत किए गए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस जो है यहाँ UST इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे जो है सेंटर खोल दिया गया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी गवर्नेंस में जो अच्छी सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, यानी विद ट्रांसपेरेंसी, विद अकाउंटेबिलिटी एंड विद प्रॉम्प्टनेस, तो उसमें कैसे ये सेंटर जो है हेल्प कर सकता है। हमने एस्टैब्लिश किया है, दिस इज़ कॉल्ड सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मानी जा रही है। तो जो हमारे एफर्ट्स भी है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो रिसर्च के हवाले से, और अब जो आज हमने कहा कि गवर्नेंस में भी इसका कैसे हम इस्तेमाल कर लें। आज बारामूला के सिंहपुरा इलाके में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिससे यमरजल महिला मंडल ने महकमे ज़राअत बारामूला के इश्तराक से मुनज़्ज़म किया। तकरीब में महकमे ज़राअत के अफसर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मकामी मुअज़्ज़िन, समाजी कारकुनान और बड़ी तादाद में अवाम भी मौजूद रही। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दरख्त लगाना माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए निहायत ज़रूरी है। प्रोग्राम के दौरान मकामी अफराद में पौधे तकसीम किए गए ताकि वो शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जबकि सफाई को फ़रोग़ देने के लिए डस्टबिन भी फराहम किए गए। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियाँ अवाम में शऊर बेदार करने और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है, और ये इक़दाम इलाके को साफ, सरसब्ज़ और पायदार बनाने की जानिब एक मस्बत कदम है। पहले हम सिंहपुरा के जो भी यहाँ पे बाइज़्ज़त शहरी है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। और आज एग्रीकल्चर वालों डिपार्टमेंट ने आज यहाँ पे हमें जो प्रोग्राम दिया था, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम यूथ क्लब्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके साथ काम करें और अपने जो गाँव हैं उनको फ़ायदा दें। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आज हमें यहाँ पर मिला, क्योंकि सिंहपुरा में जो भी बाइज़्ज़त शहरी थे उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, उनको काफ़ी अवेयरनेस मिल गया अबाउट हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड कब पेड़ कब लगाने हैं, कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स भी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्टबिन, क्योंकि क्लीननेस ड्राइव का एक प्रोग्राम भी है सर। क्योंकि प्लांटिंग ए ट्री इज़ अ कंटिन्यूस चैरिटी। जब हमारे पास लगाने हैं हम ये पैगाम प्लांटिंग करनी चाहिए। स्टाफ भी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी, एग्रीकल्चर अफसर भी हैं, और आज जो ज़िम्मेदारों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और उनकी बहबूदी के लिए उन्हें समझाया गया है, ब्रीफ किया गया है। इसमें अगर हर एक ज़िम्मेदार समझेगा तो मेरे ख्याल में उनको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ वो उनको ये ज़िम्मेदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे सकता है। इस वक्त हमारे पास बहुत सारी स्कीमें आई हैं जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उम्र भर की आप ये कमाई कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारी स्कीमें, सब्सिडी बड़ी है उसमें, लेकिन लोग करने पर आए तो तभी ये हो सकता है। जो हमारा यूथ क्लब है, मरसल यूथ क्लब, इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट किया है। मकसद यही है गवर्नमेंट का कि इनके थ्रू एक तो ये यूथ क्लब इससे स्ट्रेंथ हो जाए और इनके थ्रू फार्मर्स के तक हमारे जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, वो इन तक पहुँच जाएंगे। और हमारे फार्मर्स और जो भी यहाँ पर यूथ क्लब्स के मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर आकर हमारे जो भी हमारे स्कीम्स की जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में यहाँ पर उनको हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो भी बंदे यहाँ पर रिसोर्स पर्सनस हैं उनको उसके बारे में, मगर लोगों का रिस्पांस इसमें बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि लोग आगे आना चाहते हैं और इस मुहिम में अपनी शमूलियत को। पूंछ के सुरनकोट इलाके के मोहरा बचाई गांव में गुजराती
برادران کی جانب سے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اجتماعی شادی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس سال اس تقریب میں 27 جوڑوں کے باوقار انداز میں شادیاں کروائی گئی، جہاں ہر جوڑے کو تقریباً 50,000 روپے مالیت کا گھریلو سامان فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز بہتر انداز میں کر سکے. یہ تقریب مدینۃ العلم المصطفیٰ پبلک اسکول موہرا بچائی میں منعقد ہوئی، جس میں پونچھ کے معزز شہری اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس نیک اقدام کو سراہا. منتظمین نے تمام معاونین اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے فلاحی پروگرام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. آج یہ المصطفیٰ پبلک اسکول موہرا بچائی میں اجتماعی شادیوں کا جو عمل جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی 27 سے 30 تک کے جوڑے جو ہیں آج ازدواجی بندھن. میرا نام شباب علی کاظمی، میں ہوں پونچھ گلپور سے، اور یہاں پہ اجتماعی شادیوں کا انتظام کیا گیا ہے. جیسے کہ پونچھ رجوری ڈسٹرکٹ پونچھ کے لوگ بھی آئے ہیں یہاں پہ، پونچھ اور رجوری کے لوگ بھی ہیں یہاں پہ، جن کا اجتماعی شادیوں کا انتظام کیا گیا ہے. گجرات دیکھیں یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ جو ہے گجرات کے ہمارے کچھ بھائی مخیر حضرات، جس میں یہ الحاج شبیر اشاریہ صاحب، الحاج سید علی رضا نقوی صاحب اور ان کے بھی بہت سے جو ڈونر ہیں مخیر ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ اجتماعی شادیوں کا پروگرام ہمارے یہاں تقریباً 2010 سے رواں دواں ہے. 2010 میں پونچھ میں نے کچھ سرنگوٹ میں بفلیا سڑک پر کریش بیریئر نہ ہونے کا مسئلہ سامنے آنے کے بعد متعلقہ محکمے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حساس مقامات پر بیریئر نصب کر دیے ہیں. یاد رہے کہ حالیہ دنوں گلستان چینل پر نشر ہونے والی خبر کے بعد مقامی عوام نے سڑک پر بڑھتے حادثات کے خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور فوری اقدامات کا مطالبہ کیا تھا. عوامی شکایت اور میڈیا کی نشاندہی کے بعد محکمہ نے بروقت قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے خطرناک مقامات پر کریش بیریئر نصب کیے، جس سے حادثات کے امکانات میں کمی آنے کی توقع ہے. مقامی لوگوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے مسافروں کو محفوظ سفر کی بہتر سہولت فراہم ہوگی. میرا نام طاہر منظور مرزا ہے، میں ایک سرپنچ ہوں سرنکوٹ لور پنچایت کا. آکاش جی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے ہی چینل پر ہم نے کریش بیریئر کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس کی منظوری بھی ہوئی اور بہت جلد اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے. اور آج یہاں کریش بیریئر لگ رہے ہیں تو میں بی آر او کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ چیزیں سنی. یہ تھوڑا پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آج تک جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کریش بیریئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام رک سکتے تھے کریش بیریئر اگر ہوتے. تو آج یہ کریش بیریئر لگ رہے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن. جی میرا نام ساجد علی ہے، میں فضل آباد میں رہتا ہوں. تو آٹو چلاتے ہیں ہم دن بھر یہاں پہ سرنکوٹ میں. پچھلے دنوں میں جو ایک نیوز چلی تھی سر کہ یہ کریش بیریئرز کو لے کر کہ روڈ کی سائڈ پہ اس پچھلی بار حادثہ بھی ہوا تھا. یہ درابا روڈ پہ گاڑی ایک الٹو گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی جن میں 2 افراد کی موت بھی ہو گئی تھی. تو ایڈمنسٹریشن نے یہ بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے کہ یہ کریش بیریئر لگ گئی یہاں پہ. تو یہاں پہ جو ہے آئے دن جتنے یہ ایکچولی ہمارا کریش بیریئر جو ہے 46 کلومیٹر کا ہے اراؤنڈ. تو ہم نے پہلے کام تھوڑا سٹارٹ کیا تھا اپنا ڈی کے جی سے اس طرف، تو پھر کام ڈیلے ہو گیا، کچھ ہماری مجبوریاں تھیں، اس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ کام سٹارٹ کیا یہاں سے سرنکوٹ سے. اب یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں سپیس مل. مائی سیلف ایکیوب ایک، میں ایک سوشل ورکر ہوں اور سب سے پہلے میں گلستان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی اور اپنے پورے خطہ پیر پنجال کی طرف سے کہ جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا جو کہ کریش بیریئر کے بارے میں. ہمارے طاہر منظور مرزا صاحب نے بھی اس پہ بڑی پرزور اپیل کی تھی سرکار سے، تو آپ نے ان کی آواز کو بھی اوپر پہنچایا. تو اب اس بات پہ جو ہے جو ایکشن ہوا ہے اس کے لیے ہم سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سرحدی ضلع پونچھ کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت محکمہ آیوش تعلیم اور یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے
इश्तराक से खुसूसी योगा वेलनेस सेशन मुनक़द हुआ, जिसका मकसद तलबा में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना और मंशात के नुकसानात से आगाही पैदा करना था। इस मौके पर ज़िला आयुष ऑफिसर डॉक्टर संजय रैना और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ने योगा की अहमियत और नशा से पाक माशरे की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि माहिरीन ने योगा की जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद पर रोशनी डाली। तलबा ने भरपूर शिरकत करते हुए मुख्तलिफ योगा मशक की और आखिर में नशे से दूर रहने और सेहतमंद ज़िंदगी अपनाने का अहद किया। योगा सेशन जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हो रहा है और ये अलग अलग किस्म की एक्टिविटी है। और आज का जो योगा एक्टिविटी है ये मेंढर में, मंडी में, सुरकोट में, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, पंचायत लेवल पर, हर जगह पर हो रहा है। तो इसमें एक आयुष डिपार्टमेंट का भी ये आज एक्टिविटी हो रही है। अलग अलग एक्टिविटीज़ हर दिन है, तो आज आयुष ये एक्टिविटी हो रही है अलॉन्ग विद इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, सो दैट कि हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स और हमारा स्टाफ आया हुआ है, सो दैट कि सबसे पहले तो प्लेज लिया गया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद हमारे एक मेडिकल ऑफिसर ने क्वाइट अवेयरनेस लेक्चर दिया कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए और सिग्निफिकेंस ऑफ आयुष योगा उसमें क्या है, कितना आप योगा से इसको ड्रग फ्री कैसे कर सकते हैं, नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर अभियान। इसी के तहत आज आयुष डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तीनों की ओर से ये जो एक यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे। शुमाली कश्मीर के मागाम हंदवारा में आज उर्स की एक तकरीब मुनक़द हुई। बाबा सिद्दीक मीर नक्शबंदी का सालना उर्स नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की ख़ास तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तबरुकात की निशानदेही भी की गई और जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए ख़ास दुआएं मांगी गई। लेकिन जो कुरान मजीद में महफूज है, जो हदीस में महफूज है, लूंगा सलाम बचाता है, लेकिन तकवा का वली कामिल बाबा हजरत सईद अमीर बाबा सिद्दीक मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और ये उर्स शरीफ बड़ अकीदत मंद सान आज मनावन। तो ये डेट रोद अस मुकर्रर 15 शुरा। अस तमाम ज़ायरीन ये गुजारिश करान कि तम थावन यह डेट याद, इंशाअल्लाह ताला आइंद ये डेटस पे ये डेट हेक बदलित कहें इंशाअल्लाह ताला अस सारी। तो यम तबरुकात खुतवातुल मुअज़्ज़मात ये गसा ज़ियारतस पे इंशाअल्लाह ताला तबरुकात ये हावन। अत मज इंशाअल्लाह ताला सारी पीर बरादरी अत मज मग साहब तदीन साहब फतह साहब ये बुजुर्ग इमान सैयद बहाउद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह युन तशरीफ गाह युन कयाम गाह पटपुरिस मज और तमो कयाम कोर्मुत ये वन जमीन किलस मज ये जमीन हजरत मीर रहमतुल्लाह अलैह पन तोस और फरमोक बह वात तूर और तम वो यूर ये न्यू तमाम हजरत बाबा सिद्दीक मीर रहमतुल्लाह अलैह तमन और यम सात तत वो तत कर नजर पे अमन सत वुक जम गहीर फरमो खबर ये खेन वाता न वाता तमाम इलाकन हंद चाहे सह करना चाहे सह केरन चाहे सह बंडपोर चाहे सह गुरेस चाहे सह राजौरी यम तशीर अंदर गुजर यम दपान अगर सोन वली इन फरमोमुत हजरत हाजी हजरत मियाँ निज़ामुद्दीन कय्याम रहमतुल्लाह तरफ तमो फरमोक अगर सान कौमुक यानी गुजर कौम। शुमाली कश्मीर के बानीपोरा में आज एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई। गवर्नमेंट मिडल स्कूल वंदावारी सुंबल बानीपोरा में आज कल्चरल एकेडमी और दिलशाद कल्चरल फोरम की जानिब से महफिल मुशायरा मुनक़द किया गया, जिसमें अदीबों, कलमकारों और शायरों की ख़ास तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जहाँ उन्होंने अपनी शायरी से नाज़रीन को महजूज़ किया, वहीं उन्होंने ऐसे तकरीबात मुनक़द करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया। चूँकि दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम सोनावारी एक अदबी इदारा है और गवर्नमेंट से रजिस्टर है, तो साल में बार बार अदबी महफिलों का इनेकाद किया जा रहा है अरकान की तरफ से, और मैं भी एक छोटा सा मेंबर हूँ इस फोरम का। तो
आज इसी सिलसिले की आज ये एक कड़ी है, एक मुशायरा मुनक़द होगा स्कूल बच्चों इस स्कूल में। इस प्रोग्राम को ताउन किया है एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज श्रीनगर ने। तो हमारा मकसद यही है कि ये कश्मीरी कल्चर जो है छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि क्योंकि ये कल के हमारे मेहमान हैं और इनको सीखना है कि हमारी सकाफत, हमारा अदब कश्मीर का क्या है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये PM श्री मिडिल स्कूल गोड़ी नौगाम में ये मुनक़द करने की सही की है। तो आगे जाकर हमें इंशाल्लाह अगले महीने एक थिएटर प्रोग्राम भी है, वो इंशाल्लाह कॉलेज सुंबल के डिग्री कॉलेज में होगा। तो जो दिलशाद कल्चरल फोरम है 1985 जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आज BJP ख़वातीन विंग की तरफ से जश्न मनाया गया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रिजर्वेशन बिल लाई है, जिससे ख़वातीन को सियासत में आगे बढ़ने का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा कि वो भी अब असम्बली और पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी करेंगे और उन्होंने इस बिल पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया है। आज साउथ कश्मीर के हिस्टोरिक लाल चौक में आज सभी महिलाएं जो मेरे साथ है समर्थन देने आई है मोदी जी को। जो 33% की रिजर्वेशन हुई है महिलाओं के लिए, हम सब एक साथ इकट्ठे होके मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अधिकार दिया है महिलाओं को जो 70 साल तक किसी वजीर आजम ने नहीं दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने बिल पास किए और बहुत सारी जो हमारी बहनें वो भी मिलती हैं, हर मंथली मिलती हैं। और मेरी तरफ से जो भी बहनें हैं वो पार्टिसिपेट इसमें करनी चाहिए कि इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाले भी हैं और शायद MLA भी बनने वाली हैं पार्लियामेंट। आज दिन के हवाले से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो देखा ही है आप लोगों ने आज का दिन कैसा था। आज का दिन बहुत ही आलीशान दिन था, जिस दिन में आज हमें हमारी पूरी यहाँ नारी शक्ति जो है, हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका शुक्रिया अदा किया है। जनूबी कश्मीर के सिंथन और इसके मुल्हिका इलाकों में जहां बर्फबारी के बाद इंतज़ामिया ने कोकना किश्तवाड़ जाने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया था, ताहम इंतज़ामिया ने अब बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है और उसके बाद गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दे दी गई है, जिससे मकामी लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। करना चाहूँगा कोकरना की एडमिनिस्ट्रेशन वो जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, बहुत ज़्यादा रोल जो जी रहा है। तो इतनी बर्फबारी होने के बावजूद भी इन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है, आपका क्या कहना है? होगा जब पिछली बार सिंथन टॉप में कुछ जो है मतलब बंद हुए थे, बर्फबारी हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसमें SDPO साहब जो है कि तहसीलदार साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, जिन्होंने रेस्क्यू भी किया है उन लोगों को वहाँ पे। और मेरी एक बात है पर्सनली, मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि हर टाइम पे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कोकरना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर टाइम पे आगे रहती है, हर टाइम पे वो मतलब आगे रहते हैं। और हम लोग मतलब जब भी हम उनको कॉल करते हैं, सर ऐसी कोई बात है, ये कोई भी सीन हो गया, हर टाइम पे ये हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं फिर से मतलब अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लौलाबी को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।